चाहे बोर्ड एग्जाम्स हों या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम, हिस्ट्री का ये चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद सबसे ज़रूरी चैप्टर्स में से एक है। मुझे पता है आप में से कई लोगों को डेट्स और इवेंट्स याद रखने में मुश्किल होती है ना? पर आज हम इस चैप्टर को रटेंगे नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए टाइम ट्रैवल करके उस दौर में चलते हैं जब इंडिया का आइडिया ही नहीं था। सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जो एक नहीं बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी रियासतों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले समुदायों में बटा हुआ था। हमारी कोई एक कॉमन पहचान थी ही नहीं, और इस पूरे बिखरे हुए देश पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, जो हमारे ही रिसोर्सेज से हमें ही निचोड़ रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल और इस चैप्टर का दिल यही है कि आखिर इतने डाइवर्स देश में, जहां सबकी अपनी अलग पहचान थी, वहां ये हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं वाली फीलिंग, जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, वो पैदा कैसे हुई? ये वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी की एंट्री और उनके शुरुआती मूवमेंट्स को। फिर हम ये समझेंगे कि स्वराज का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए क्या था। इसके बाद हम चलेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ, और आखिर में हम ये जानेंगे कि कैसे आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री ने हम सबको एक नेशन के तौर पर जोड़ा। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। साल था 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी अभी खत्म हुआ था और भारत में हर तरफ एक बेचैनी थी, एक गुस्सा था, और इसी गुस्से ने एक ऐसे नेशनल मूवमेंट की नींव रखी जो आगे चल के इतिहास बदलने वाला था। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूरोप में था, पर उसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी हम भारतीयों को। अंग्रेजों ने जंग का खर्चा निकालने के लिए हम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती पकड़कर ब्रिटिश फौज में भर्ती किया जाने लगा, जिसे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहते हैं। और मानो इतना काफी नहीं था, उसी दौरान फसलें खराब हो गईं और बीमारियां फैल गईं। मतलब आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया था। और इसी उबलते हुए माहौल में 1915 में भारत लौटे महात्मा गांधी। वो साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत कर आए थे, और वो अपने साथ एक बिल्कुल नया हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह का सिंपल सा आइडिया था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स मतलब हिंसा की जरूरत ही नहीं है। सत्य की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत आते ही गांधी जी ने अपने इस हथियार को टेस्ट किया। उन्होंने बैक टू बैक 3 सफल सत्याग्रह किए। 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, फिर 1917 में ही गुजरात के खेड़ा में टैक्स से परेशान किसानों के लिए, और 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के हक के लिए। इन जीतों ने पूरे देश को दिखा दिया कि गांधी जी के रास्ते में वाकई दम है। अब इन सफलताओं से गांधी जी ने एक देशव्यापी सत्याग्रह का फैसला किया, और इसकी वजह बना 1919 का रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जो ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक की बिना पर बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में बंद करने की पावर देता था। इसके खिलाफ हड़तालें हुई, और इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो दर्दनाक घटना हुई, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इस नरसंहार ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। गांधी जी समझ चुके थे कि कोई भी बड़ा आंदोलन बिना हिंदू मुस्लिम एकता के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और उन्हें ये मौका दिखा खिलाफत मुद्दे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार के बाद अंग्रेज वहां के खलीफा, जो दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के स्पिरिचुअल लीडर थे, उनकी सारी पावर्स छीनना चाहते थे। इससे भारत के मुसलमान बहुत नाराज थे। गांधी जी ने इस मुद्दे को स्वराज की मांग से जोड़ा, और दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया गया। तो जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू तो हो गया, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आंदोलन का नारा था स्वराज, पर इस एक शब्द का मतलब हर किसी के लिए अलग था। चलिए देखते हैं कैसे। शहरों में मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बॉयकॉट करना। वहीं अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जबरदस्त लगान और बेगार प्रथा से छुटकारा। बेगार मतलब बिना किसी मजदूरी के जमींदारों के लिए काम करने की मजबूरी।
आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों के लिए स्वराज का मतलब था जंगलों पर अपनी ट्रेडिशनल राइट्स वापस पाना जो अंग्रेजों ने छीन लिए थे। और असम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था उन चाय के बागानों की कैद से आजाद होकर अपने गांव वापस जा पाना। तो देखिए, लक्ष्य एक था स्वराज, पर सबके लिए उसके मायने अलग अलग। आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था, लेकिन तभी फरवरी 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नाम की जगह पर एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच झड़प हो गई और गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी थे। जैसे उन्होंने हिंसा की एक खबर सुनी, उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद कुछ सालों तक देश में पॉलिटिकल साइलेंस सा रहा, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी। अब देश एक नए और पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा था। इसकी चिंगारी भड़की 1928 में साइमन कमीशन के आने से। ये कमीशन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर सजेशन देने के लिए बनाया गया था। पर मजाक की बात देखिए, भारत के भविष्य का फैसला करने वाली इस कमिटी में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो सरासर बेइज्जती थी। इसलिए जहां जहां ये कमीशन गया, उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों और काले झंडों से। अब कांग्रेस के अंदर भी जो यंग लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए लाहौर कांग्रेस सेशन में एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया। अब लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। अब हमें आधी अधूरी नहीं, पूरी आजादी चाहिए थी। पर पूर्ण स्वराज एक बड़ा आइडिया था। गांधी जी को इसे देश के हर आम इंसान से जोड़ने के लिए एक पावरफुल सिंबल चाहिए था, और वो सिंबल बना नमक। नमक, एक ऐसी चीज जिसे अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान हर कोई इस्तेमाल करता था, और अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी फेमस दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समंदर के पानी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा, और इसी के साथ शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट, इन दोनों आंदोलनों में फर्क क्या था? इसे ऐसे समझिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अंग्रेजों को कोऑपरेट करने से मना करना था। मतलब, हम आपके स्कूल, कॉलेज, आपकी अदालतों में नहीं आएंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस एक कदम आगे था। इसमें कोऑपरेट तो करना ही नहीं था, साथ ही उनके बनाए अनजस्ट लॉज को जानबूझकर तोड़ना भी था। मतलब, हम न सिर्फ आपकी बात नहीं मानेंगे, बल्कि आपके बनाए नियमों को भी चैलेंज करेंगे। अच्छा, आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी। एक और लड़ाई थी जो लोगों के दिलों और दिमाग में चल रही थी। ये लड़ाई थी भारत को एक राष्ट्र के रूप में महसूस करने की, जिसे हम कहते हैं सामूहिक अपनेपन की भावना या द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस फीलिंग को जगाने में आर्ट और लिटरेचर ने बहुत बड़ा रोल निभाया। देश को एक पहचान देने के लिए उसे एक इमेज दी गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता की छवि की कल्पना की और वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की वो फेमस पेंटिंग बनाई, जिसमें वो एक सन्यासिनी की तरह शांत और गंभीर दिखती हैं। ये तस्वीरें और गीत देश की पहचान बन गए। भारत माता के इमेज के अलावा राष्ट्रवादियों ने लोक कथाओं और लोकगीतों को इकट्ठा करना शुरू किया। उनका मानना था कि हमारी असली कल्चर इन्हीं में बसती है। तिरंगा झंडा, जिसे तब स्वराज ध्वज कहते थे, वो एकता का सिंबल बना। और इतिहासकारों ने भारत के शानदार पास्ट के बारे में फिर से लिखा, ये बताने के लिए कि हमारा इतिहास महान था और हम गुलाम रहने के लिए नहीं बने हैं। ये सब अपनी पहचान को दोबारा पाने की कोशिश थी। चलिए, अब एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। इन डेट्स को दिमाग में सेट कर लीजिए। 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। 1921 असहयोग आंदोलन की शुरुआत। 1922 चौरी चौरा के बाद आंदोलन वापस। 1929 लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। 1930 दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज। और 1931 गांधी इरविन समझौता। अब जरा उन कॉमन मिस्टेक्स पर ध्यान दीजिए जो अक्सर एग्जाम्स में नंबर कटवाती हैं। पहली, एनसीएम और सीडीएम का सीक्वेंस गलत कर देना। याद रखिए, असहयोग पहले, सविनय अवज्ञा बाद में।
दूसरी गलती, खिलाफत आंदोलन को सिर्फ एक मुस्लिम मुद्दा समझना। नहीं, वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना था। और तीसरी, एनसीएम और सीडीएम का बेसिक डिफरेंस न समझना। एक में था नॉन कोऑपरेशन, दूसरे में था लॉ ब्रेकिंग। अब आपके लिए एक सोचने वाला सवाल। जरा सोचिए, अगर गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस न लिया होता तो भारत का इतिहास शायद कैसा होता? क्या आंदोलन और हिंसक हो जाता या हमें आज़ादी जल्दी मिल जाती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और जाते जाते मेरी तरफ से एक एग्जाम टिप। इतिहास को सिर्फ डेट्स और इवेंट्स की लिस्ट मानकर मत पढ़िए। इसे एक कहानी की तरह, एक फिल्म की तरह समझिए। हर घटना के पीछे का क्यों और उसका क्या असर हुआ, इन कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो आपको सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।